Rehabilitation means restoration of a person's physical, mental, spiritual well-being. Mean to say that if a person gets any kind of problem, you need to rehabilitate him. उसको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लेके आना, उसके लिए उसको स्किल सिखाने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रिहैबिलिटेशन का चुनाव कैसे करें। हाउ टू चूज़ अ रिहैब सेंटर। आपने सुना होगा कि बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स में, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसको मुड़ व सेवा भी कहते हैं, क्योंकि जब हमें कोई इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल किसी की कोई टांग टूट गई है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसमें उसको ठीक होने में कुछ वक्फा लगता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आज आपकी सर्जरी हुई है किसी भी तरह की और आप इमीडिएटली उठ करके अपना सारा काम काज फिर से वैसे ही कर पाएँ। उसके लिए आपको कई बारी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कई बारी आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब किसी को चोट लग जाती है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है और वो बेड पे होता है, तो फैमिली पूरे ज़ोरों शोरों से उसको सपोर्ट करती है। बाद में हम फिजियोथेरेपी के लिए भी मरीज़ को लेके जाते हैं, यानी कि उसको हेल्प करते हैं, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं रिहैबिलिटेट करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में दोबारा से वापस अच्छी तरीके से सब काम काज कर सके। पर क्या हमने ये सोचा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में या एडिक्शन में रिहैबिलिटेशन की कितनी ज़रूरत है? कम से कम 50% ऐसे लोग हैं WHO के हिसाब से जिनको रिहैबिलिटेशन मिलती ही नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड या पुअर फैमिली सपोर्ट। बहुत सारे पेशेंट्स रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं जा सकते। अब हमारे देश में रिहैबिलिटेशन या रिहैब सेंटर, उसका एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि रिहैब में जाएंगे। रिहैब का नाम सुनते ही पेशेंट की फैमिली के मन में अजीब सा डर आना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि हम अपने अजीज़ को अपने से दूर कैसे करेंगे, पता नहीं वो वहाँ पे कैसे रहेगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा। तो आज हम समझें कि एक सही रिहैब क्या होता है। एक सही रिहैब में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, अवेयरनेस, एजुकेशन। एक ऐसा रिहैब सेंटर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको ट्रांसपेरेंट होके मरीज़ के बारे में सब कुछ बता सके, ईमानदारी के साथ आपको साइको एजुकेट कर सके उसकी बीमारी के बारे में, और आपको पूरी अवेयरनेस होए उसकी बीमारी के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था या पिछले ज़मानों में क्या होता था कि रिहैब सेंटर में जब मरीज़ को भेजा जाता था तो उसे 2 महीने 3 महीने मिलने नहीं दिया जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिहैब जो हमारे रिहैब सेंटर है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, इसमें हम मरीज़ को फैमिली से मिलने देते हैं और इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे पहले हफ्ते में हम टच एंड गो मीटिंग्स करते हैं। टच एंड गो मीटिंग का मतलब है कि बस आप 5 मिनट के लिए या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए मरीज़ से मिलने आए, मिलके वापस चले गए। लेकिन उसकी आपको एक टीम, जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है, तैयारी करवाती है कि आपको जा कर के मरीज़ के साथ क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। उसके बाद हमारी सुपरवाइज्ड मीटिंग्स होती हैं, जिसमें थेरेपिस्ट आपके साथ बैठते हैं और आप अपने मरीज़ से मिलते हैं। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड मीटिंग्स होती हैं कि आप अकेले मरीज़ के साथ बैठ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके दिल का हाल जान सकते हैं। ये अनसुपरवाइज्ड मीटिंग्स हमें बहुत हेल्प करती है ये जानने के लिए कि मरीज़ में अब कितने सिम्टम्स रह गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो अभी भी ठीक होने वाली हैं। ऐसे ही फ्री फ्लोट मीटिंग होती है। इसी तरीके से बाद में होम बेस्ड हम भेजते हैं पेशेंट को कुछ दिनों के लिए, घर पे भेजते हैं। घर जाके वो क्या व्यवहार कर रहा है,
उसके कोई रेजिडुअल सिम्टम्स तो नहीं रह गए, ये भी पता लगता है। एक रिहैब सिर्फ ये उसकी क्वालिटी नहीं है कि वो लग्जूरियस होना चाहिए। एक रिहैब होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो। एक रिहैब ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका लव्ड वन आराम से रह सके। उसमें हमने ना तो फैमिली को खुश करना होता है, ना मरीज को खुश करना होता है। हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो कुछ कंफर्ट्स होते हैं जैसे हमारे घर में होते हैं, उतना ही कंफर्ट देना होता है। ये नहीं है कि हम उसमें वीआईपी सिंड्रोम में चले जाएं कि हमें तो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। वीआईपी ट्रीटमेंट के रहते हुए क्या होता है, हमारा जो मुद्दा होता है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो मिसिंग हो जाता है। तो इसको हम समझें कि हम लग्जरी की तरफ ना जाएं, लेकिन सहूलतों की तरफ जाएं कि हमें क्या सहूलत मिल रही है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंस किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। अगर हम अपने लव्ड वन के साथ एक म्यूचुअल रिगार्ड रखें तो हम बहुत ही सक्सेसफुली उनका दिल जीत सकते हैं। अगर हमने उनका दिल जीत लिया तो वो धीरे धीरे उनके अंदर भी होप आ जाती है, वो ट्रीटमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? प्रेपरेशन, अपनी तैयारी। अगर फैमिली की तैयारी नहीं है और वो सिर्फ मरीज को दाखिले के लिए लेके आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो प्रेपरेशन इज़ मस्ट। प्रेपरेशन किस चीज़ की? नॉलेज गेन करने की। हम पहले अवेयर हो जाएं कि हमारे लव्ड वन को प्रॉब्लम क्या है, उसकी नॉलेज ले लें ताकि हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। हमारी अगर प्रेपरेशन अच्छी है तो हमारा इलाज भी बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद करते हैं वो है रिकवर्ड पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज। जब हम रिकवर्ड पेशेंट्स और उनकी फैमिली से मिलते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है, हमें होप आती है, एक उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी होपलेस और हेल्पलेस होते हैं। हमें ये उम्मीद ही नहीं होती है कि हमारा लव्ड वन एडिक्शन जैसे मसले से निकल सकता है। इसलिए अगर हम कुछ ऐसे मरीजों से मिलें या उनकी फैमिली से मिलें कि जो अपना ये सफ़र तय कर चुके हैं, तो हमें बहुत हेल्प होगी। अब ये जाना जाए कि एडमिशन की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, कुछ ट्रीटमेंट आउटडोर होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं। आउटडोर ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जो कि जिनका बॉटम हिट हो चुका है और वो खुद से आते हैं। हमने बहुत कम मरीज ऐसे देखे हैं जो आगे चलते हैं और उनके पेरेंट्स पीछे चलते हैं। ऐसे 100 में से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो खुद से चल के आते हैं और अपनी मदद मांगते हैं। बहुत सारे मरीजों के लिए फैमिली ही हेल्प लेती है। क्यों? क्योंकि वो बेबस हो चुकी होती है। उन्होंने n नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, n नंबर ऑफ ट्रायल्स कर ली होती हैं। उनके अंदर होपलेसनेस होती है, हेल्पलेसनेस होती है, एक नाउम्मीदी होती है कि इतने सालों से ये एडिक्शन की बीमारी से जूझ रहे हैं और उसका कोई हल नहीं मिला। एडमिशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने सब तरह के तरीके अपना लिए और कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर हमें इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और इंडोर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझना है कि वहाँ पे किया क्या जाएगा। 4 में से 3 लोगों को ये माना जाता है कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है या मूड डिसऑर्डर होता है। तो सिर्फ नशा ही नहीं छोड़ना होता, नशे के साथ जो हमें डिसऑर्डर्स हैं उनका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, पैरानोया, सस्पिशियसनेस, ऑब्सेशन। ये कुछ ऐसी अलामतें होती हैं जो कि एडिक्शन के साथ आ जाती हैं। अगर हम इनको ट्रीट ना कर पाए और सिर्फ हमने ऊपरी तौर पे नशे को ही इलाज किया तो हमारा इलाज मुकम्मल नहीं होगा। कुछ करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं जो मरीज़ में होते हैं। जब तक उन करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम नहीं किया जाएगा तो मरीज़ का नशा छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखा गया है कि बहुत सारी फैमिलीज़ को ये लगता है कि जब इंडोर ट्रीटमेंट हो गया
तो मरीज़ हमारा 9/9 होकर बाहर आएगा, हमारा मरीज़ 100% ठीक होके बाहर आएगा, एब्सोल्युटली फाइन आ जाएगा। ये हमसे पूछा भी जाता है कि आपकी गारंटी है कि 3 महीने बाद या 100 दिन का ट्रीटमेंट जब आप बोल रहे हैं तो उसमें मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो इसका जवाब हम दे दें कि जो ट्रीटमेंट है वो 100 दिन इन पेशेंट है, 100 दिन आउट पेशेंट है। 100 दिन में हमने मरीज़ की प्रॉब्लम्स पे काम किया, लेकिन सिर्फ मरीज़ पे काम नहीं किया, इसमें फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली थेरेपीज़, फैमिली सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी आती हैं जो बोलती हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, हमने तो ताउम्र इनके साथ गुजारी है, हमने सारी ज़िंदगी इनके साथ बिताई है, हमें इनके सारे बिहेवियर्स पता है, लेकिन उन बिहेवियर्स के साथ डील कैसे करना है, आपका रवैया कैसा होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जब रिहैबिलिटेट करते हैं तो मरीज़ को 1-to-1 सेशन भी दिया जाता है, ग्रुप सेशंस भी होते हैं, स्मॉल ग्रुप सेशंस भी होते हैं। एक रूटीन जो उनका टूट चुका होता है, रिहैबिलिटेशन का मतलब ही यही है। जब हम नशा करते हैं तो हम ना टाइम पे उठते हैं, ना टाइम पे खाते हैं, ना हमारे अंदर सोशल स्किल्स होते हैं, ना हम कोई काम कर पाते हैं, ना हमारी शरीर में जान होती है, ना हमारा कुछ करने की कैपेसिटी होती है। तो रिहैबिलिटेशन में क्या किया जाता है, जो हमारे डे रूटीन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने रूटीन को बनाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, अच्छी डाइट लेनी, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज, फैमिली थेरेपीज़, फैमिली सेशंस, पेशेंट्स की थेरेपीज़, ये सारी चीज़ें, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज, और जो उनमें इनिशिएटिवनेस नहीं रहती है कुछ भी करने की, वो इनिशिएटिवनेस लेकर आनी। इसके लिए हम उनमें रोल प्लेइंग भी कराते हैं, साइको ड्रामा भी कराते हैं। उनके जो स्किल्स, जो दबे हुए स्किल्स हैं, छुपे हुए स्किल्स हैं, उन स्किल्स को बाहर लेके आते हैं with the help of therapies, with the help of different CBTs, ताकि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आए। हमारे सब पेशेंट्स में लो सेल्फ एस्टीम होती है, और उस सेल्फ एस्टीम को वापस लेके आना, उनको दोबारा से कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, उनको पूरा रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मरीजों में रिजेंटमेंट्स, अपने परिवार के टुवर्ड्स रिजेंटमेंट्स होती हैं, उन रिजेंटमेंट्स को रिजॉल्व करना, उनको उनकी जो इनसाइट नहीं होती, एब्सोल्यूट डिनाइल जो होती है, उस एब्सोल्यूट डिनाइल से रिकवरी का सफ़र, ये थोड़ा लंबा होता है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, फ्रूटफुल होता है। अगर हम ये सफ़र तय कर लेते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। धीरे धीरे मरीज़ भी जो होपलेस होता है, जिसको लगता है कि मैं ठीक ही नहीं हो सकता, मैं नशा छोड़ ही नहीं सकता, उसके अंदर भी होप आ जाती है, और वो भी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट करने लग पड़ता है, और उसकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन बन जाती है। थैंक यू।